अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर विद तारड़ और मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से इस वक्त मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। आज हमारा जो टॉपिक है वो अफगान पीस प्रोसेस और जो अमरीकी इनखला है, बेसिकली हम उसके ऊपर बात करेंगे। अमरीका की जानिब से ये जो फौजी इनखला है इसके हवाले से तारीख दे दी गई है और जिस तरह से तालिबान के साथ मुज़ाकरात होते रहे, पाकिस्तान ने बड़ा की रोल प्ले किया उसमें। साजिद तारड़ साहब, मेरा आपसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान का अफगान पीस प्रोसेस में अब मजीद आप क्या किरदार देख रहे हैं? थैंक यू शाजिया। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। 20 साल अमेरिका वहाँ पे रहा है। इसको समझने के लिए अमेरिकन डोमेस्टिक और उसकी फॉरेन पॉलिसी को समझना बहुत ज़रूरी है। इन 20 सालों ने अमेरिका में 4 सदर देखे हैं। उन हर एक सदर की एक अपनी अपनी एक पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी चेंज करते रहे वो अपनी, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? अफगानिस्तान क्या है? लोग इस वक्त 2-3 किस्म की जो है वो रूमर्स या उनके अपने जो वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका वहां से जंग हार के निकल रहा है, शायद अमेरिका वहां जंग जीतने आया था। मेरा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होगा कि वो कौन सी जंग जीतने आया था वहां पे? वो जंग जीतने नहीं आया था। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान सुपर पावर्स का बैटल ग्राउंड है। अमेरिका की अफगानिस्तान में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट वो ये है कि उन्होंने रशिया को गिराया, रशिया के टुकड़े टुकड़े किए उन्होंने। दूसरा, उन्होंने वहां बैठ के चाइना पे चेक एंड बैलेंस रखा। उन्होंने वहां बैठ के पाकिस्तान एक सोल वाहिद इस्लामिक सुपर पावर है, उस पर उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा। इंडिया को देखा, रशिया को वो ऑब्जर्व करते रहे। ये उनके ऑब्जेक्टिव थे और उन ऑब्जेक्टिव्स में वो कामयाब है। और उसके बाद सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि उन्होंने अफगानिस्तान को दोबारा अमेरिका और उसके एलाइज नेटोज को, इनके खिलाफ अमेरिका की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए यूज नहीं होने दिया, बल्कि इस वक्त भी जो तालिबान के साथ एग्रीमेंट जो मुआहदा कर रहे हैं वो यही एश्योरेंस मांग रहे थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को अमेरिका और उसके एलाइज के खिलाफ यूज नहीं करने दिया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव था। अब वहां से निकलने के लिए इस वक्त क्या हो रहा है? वहां पे कई नए ब्लॉक, इस वक्त पूरी दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ी चेंज ये आई कि पाकिस्तान अमेरिकन कैंप को छोड़ के चाइनीज कैंप में जा चुका है। इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा लगाया। वहां से बैठ के वो पाकिस्तान पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहते थे, डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। एक ये नई चेंज आई थी। दूसरा, अब करंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो इस वक्त जो बाइडेन साहब, ये मैं कहूंगा कि वो वाइस प्रेसिडेंट थे बराक हुसैन ओबामा के साथ। और बराक हुसैन ओबामा के दौर में फॉरेन पॉलिसी क्या थी? बहुत वीक फॉरेन पॉलिसी थी। उस वक्त उन्हीं के दौर में रशिया ने सीरिया में अब्यूज किया, क्रीमिया में अब्यूज किया, चाइना ने साउथ चाइना सी में अब्यूज किया, सी पैक शुरू कर दिया। और आज फिर वही लोग जो बराक हुसैन ओबामा साहब के एडवाइजर थे वो वापस आ चुके हैं। ऑस्टिन लॉयड इस वक्त जो पेंटागन के चीफ हैं वो इस दोबारा स्टीयरिंग पे बैठ चुके हैं। और रिसेंटली वो काबुल से इंडिया गए, पाकिस्तान नहीं आए। पाकिस्तान इसमें आप ये देख लें कि उसमें क्या, लेकिन वहां से निकलने के लिए मेरी जो अपनी पेशेंट वो ये है कि अफगानिस्तान पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है। $5 बिलियन सालाना चेक था अमेरिका देता था, $1 ट्रिलियन से ज्यादा लगा चुके हैं, और जिसमें से कई अफगानी फैमिलियां और पाकिस्तानी फैमिलियां अरबपति बन चुकी हैं। और उसके बाद अब देखें जब वो वहां से चले जाएंगे तो ये लोग पैसे डॉलर कहां से लेंगे? अल्लाह ना करे कि दोबारा फिर उसका अमन खराब। अच्छा साजिद साहब, एक तो अमेरिका ने अपनी अफवाज के इनखला की बात की, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बरतानिया की जानिब से भी ऐसी ही एक इंदिया दिया गया है कि बरतानिया भी यहाँ से अपनी अफवाज को वापस बुला लेगा। और इसके साथ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जानिब से फौजी इनखला के जो मामला है उसका बड़ा खैर मकदम किया गया है, बड़े अच्छे वर्ड्स में पाकिस्तान ने उसको सराहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो भारत की जानिब से जो उनके आर्मी चीफ है पवन रावत साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि हमें बहुत खदशात हैं, अगर इस तरह से अफगानिस्तान को छोड़कर जाता है तो ये जो दहशतगर्दी है, जो पुरतशद्दुद मामला है वो कश्मीर तक जा सकता है।
मतलब भारत इस मामले में क्या चाहता है, आप क्या समझते हैं, भारत इसको किस तरह से देख रहा है? क्योंकि अफगान जो क़यादत है वो भी इस वक्त अमरीकी इनखला के हक में है। बरतानिया की जानिब से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, लेकिन इंडिया की तरफ से खदशात क्यों जाहिर किए? इंडिया का बेसिकली क्या मकसद है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन अफवाज को रहना चाहिए, वो इसके ऊपर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि एक तो इंडिया की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में और उनको टेबल पे नहीं बिठाया गया, एक तो उसकी वजह से वो समझते हैं कि हमें स्नब किया गया। दूसरा, इस वक्त जो नए ब्लॉक में पहले आपको अर्ज कर रहा था, नए ब्लॉक बन रहे हैं, चाइना और रशिया दोनों चाहते हैं कि इस रीजन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे खुशहाली, माशी खुशहाली हो और अमन को वो खुशहाली के साथ देखना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये भी इंडिया को इतराजात ये हैं, एक तो उनकी बिल्कुल बजा बात है अफगानिस्तान में पीस होगा तो फिर वो लोगों की तवज्जो कश्मीर पे आएगी, ये उनका बिल्कुल ठीक उनका असेसमेंट है। दूसरा, उनको जो खदशात सबसे ज्यादा हैं कि चाइना अगर अपना असर व सूख इस एरिया में बढ़ाएगा, और आपको पता है चाइना और इंडिया आपस में इस वक्त बड़ी टेंस सिचुएशन चल रही है, तो इस वजह से इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे या अमन की तरफ ना जाए और अमेरिका वहां पे एंगेज रहे। इंडियन ये समझते हैं। लेकिन यहां पे मैं छोटी सी एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि 21st सेंचुरी में ये इनखला भी एक सिंबॉलिक इनखला होगा। आजकल के दौर में जो जंगे हैं वो ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ, और बल्कि इससे भी बढ़ के आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान पे अपने ऑब्जेक्टिव एम्बार्गो, इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा के हासिल किए थे, तो उन तरीकों से भी अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान अभी भी स्टेबल नहीं है, अफगानिस्तान कभी भी स्टेबल नहीं रहा है और मेरे ख्याल में फ्यूचर में भी स्टेबल नहीं होगा। मेरे ख्याल में वहां पे जो है वो खाना जंगी दोबारा शुरू होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहां पे पीस के हालात आज तक नहीं रहे। आज उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए, मैं पिछले दिनों अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह के टाइम से लेकर वो डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान है। ईरान कभी वहां पे इंफ्लुएंस रखता था, कभी रशिया आता था, यहाँ पे बरतानवी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके एतराजात थे। तो वो एक मेरे ख्याल में फिर दोबारा ये अगर इस पे सही तरीके से चेक एंड बैलेंस ना रखा गया तो अफगानिस्तान के ज्यादा खदशात हैं कि वो डिस्टेबलाइज होगा, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है और पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं। अच्छा साजिद साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि अमेरिका की जानिब से बहुत मरतबा, मुतअद्दिद मरतबा अफवाज के इनखला के हवाले से तारीखें दी गई हैं, अभी भी दी जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या ये वादा वफा होगा अमेरिकन अफवाज के इनखला का? और इसके साथ साथ क्या ये वक्त बिल्कुल दुरुस्त है इनखला के लिए? क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान के बहुत से इलाके आपको भी मालूम है ऐसे हैं जहां पे अभी भी तालिबान का असर और रसूख बहुत ज्यादा है और उन्हीं की वहां पे कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर आपका क्या तज्जिया है कि क्या इसके बाद, अमरीकी इनखला के बाद, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, जो कि सो कॉल्ड अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट है, उनको तो हमेशा यही कहा जाता है कि ही इज जस्ट अ मेयर ऑफ अ काबुल, क्योंकि ज्यादातर अफगानिस्तान पे तो कभी आज तक काबुल अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कंट्रोल रिटर्न, उनका लॉ एंड ऑर्डर या रेट ही नहीं रही है। अफगानिस्तान के मेजॉरिटी हिस्से में बल्कि मैं समझूंगा कि तालिबान का कंट्रोल रहा है और उनका कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि अशरफ गनी साहब अमेरिका से गए थे, उनको वापस अमेरिका ही आना पड़ेगा, उनका कोई अफगानिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। तालिबान दूसरी साइड पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि वो समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे, तो एक केयास की सिचुएशन है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी एक मुल्क की क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी एक मुल्क के इंटरनल हालात का, उसका दारोमदार मुल्क के अंदर इंटरनल हालात पे होता है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी फिर एक दफा कमजोर है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदरूनी मामला बहुत खराब हो चुके हैं। करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन साहब ये समझते, ये उनको यकीन ही नहीं था कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन वो जीत गए हैं। अब जिस तरह जीते हैं वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन वो ऐसे वादे करते रहे हैं कि जो कि नॉन अचीवेबल। एक उसकी सबसे बड़ी मिसाल कि उन्होंने कहा बॉर्डर पे, उन्होंने कहा था खोल देंगे, वो बॉर्डर खोल दिया उन्होंने। वहां पे इमिग्रेशन क्राइसिस है।
डिफंडिंग पुलिस, उन्होंने कहा मैं पुलिस आते ही डिफंड करके या खत्म कर दूंगा। अब लॉ एंड ऑर्डर के बगैर कौन सी सोसाइटी चल सकती है? अब सुबह शाम यहाँ पे वही हालात, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि एक अजीब सी यहाँ सूरत हाल है। सुबह शाम जुलूस निकल रहे हैं, लूट मार हो रही है। अब लोगों ने शॉपिंग करना छोड़ दी है, लूट मार से जाके अपनी ग्रोसरी लेकर आते हैं। अमेरिका के इस वक्त बड़े शहर काफी जो है वो मुसलसल चल रहे हैं, शिकागो, न्यूयॉर्क, डिट्रॉयट, इस तरह के शहर, जो पोर्टलैंड। मेरा मकसद मैं पोर्टलैंड एक छोटा सा शहर है, मैं अगले दिन पढ़ रहा था, वहां पे हफ्ते में 2 मर्डर हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में क्राइम रेट 166% ऊपर चला गया, 55% मर्डर रेट ऊपर चला गया। तो ये इंटरनल इश्यूज में इतना उलझा हुआ है इस वक्त अमेरिका, फॉरेन पॉलिसी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको कहा है कि बराक ओबामा के एडवाइजर वापस आके उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हैं वॉशिंगटन डीसी में, और उनका ऑब्जेक्टिव सोशलिज्म है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है। वो कहते हैं मुल्क के अंदर सोशलिस्ट एजेंडा लाया जाए, हमें कोई शौक नहीं है सुपर पावर रहने का, नंबर 1 रहने का। तो अमेरिका इस वक्त अपने क्राइसिस से गुजर रहा है। ये अगर इंटरनल प्रॉब्लम, और दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट कोविड का है। कोविड का मसला ठीक होगा तो किसी दूसरी चीज पे तवज्जो दी जाएगी। अफगानिस्तान इस वक्त इज नॉट अ प्रायोरिटी, और एनी पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ द अमेरिका एट दिस टाइम। अच्छा साजिद तारड़ साहब, कोरोना की आपने बात की, हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है कोरोना क्राइसिस जो चल रहा है, कोरोना वबा जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है इस वक्त। लग ऐसे रहा है कि जैसे अब हमें जिंदगी इसी एक कोरोना के साथ गुजारनी है, और इससे बचने के लिए और इसके इकदामात करने हैं हमें। आप क्या समझते हैं, क्या हम लोग ऐसे इकदामात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें इसके साथ अगर जीना है तो हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, और किस तरह से हमने आगे बढ़ना है इसके साथ? देखिए, कोविड जो मेरे ख्याल में ये एक थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, इसमें इसको मिस हैंडल किया गया। चाइना को मेरे ख्याल में, मैं जहां तक मेरी स्टडी बिलीव करता हूं मैं, कि चाइना को इसका लायबल होना चाहिए। चाइना को चाहिए दुनिया में इसको या कम से कम डेवलपिंग कंट्रीज में फ्री वैक्सीनेशन दे, या कुछ ऐसे स्टेप ले जिस पे कुछ रिकवरी हो सके, क्योंकि ये सारी उनकी सुस्ती की वजह से सारी दुनिया में फैला है। इसकी मौजब यही था कि वहीं से ये वायरस निकला है। अब वायरस वाकई आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका में इस वक्त अपडेट क्या है। जॉनसन एंड जॉनसन ने वैक्सीनेशन निकाली थी जिसपे क्लॉटिंग की वजह से, हालांकि बहुत थोड़ी तादाद में, 6 से 7 मिलियन लोगों में से तकरीबन 10 लोगों को क्लॉटिंग हुई, लेकिन उस पर एक डाउट शुरू हो चुका है अमेरिका में। दूसरा, यहां मैं कल पढ़ रहा था कि 1 साल के अंदर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगा ली है उनको 1 साल के अंदर दोबारा बूस्टर शॉट लगवाना पड़ेगा। और तीसरा यह कि अब देखें, आज CNN पे मैं सुबह पढ़ रहा था कि आपके वैक्सीनेशन पासपोर्ट आपकी ये इस तरह के होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना पड़ेंगे जहां भी आप जाया करेंगे साथ, कि इधर आपका टेस्ट, लेटेस्ट टेस्ट कब हुआ, आपको वैक्सीनेशन कब लगी। और इसमें यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगा, बिल गेट्स साहब ने अगले दिन कहा था कि 2027 तक जाके पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन लगाई जा सकेगी। लेकिन उतनी देर में मेरे ख्याल में इसके कई वेरिएंट्स आ चुके होंगे, कई और किस्म के जो है वो इसके जरासीम जो है वो बढ़ चुके होंगे, वायरसेस। तो अब ये, और दूसरा, अगले दिन मैंने एक आर्टिकल ये भी पढ़ा है कि ये दिस वाज पार्ट ऑफ द केमिकल वॉरफेयर। ये केमिकल वॉरफेयर जिस तरीके से हमारी लेबोरेटरीज में तैयार होती हैं, मिस हैंडल होती हैं, वहां से ये फैलती हैं। लेकिन इस तरह मेरे ख्याल में तो मेरी जिंदगी में तो पहली दफा, लेकिन इसमें ये हुआ है कि इसने हमारी जिंदगियां तब्दील करके रख दी। कारोबार खत्म हो चुके हैं, नए कारोबार बनेंगे, नया हमारा मिलने मिलाने का, हमारे शादियों के, हमारी हर चीज पे इसका इम्पैक्ट है। और अभी आपने एक बात की थी कि लोग जो ग्रोसरीज हैं वो लूट मार के कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इसमें कोरोना का भी कुछ है, क्योंकि कारोबार खत्म हो चुके हैं, जिंदगी एक किस्म के मफलूज होके रह गई है। तो आप समझते हैं कि कोरोना भी इसका जिम्मेदार है जो इस वक्त अनरेस्ट है? अमेरिका समेत शायद पूरी दुनिया में यही हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान के हालात भी सबके सामने हैं कि यहाँ पर जो मतवसत तबका था वो तो कहीं अब दिखाई नहीं देता, या तो गुरबा हैं, या हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो कभी बचत की बात नहीं करते थे लेकिन अब वो भी सेविंग्स की बात कर रहे हैं, बचत की बात कर रहे हैं। तो इसमें कोरोना का कितना हाथ है इस अनरेस्ट में? इस अनरेस्ट में कोरोना का एक मेजर हाथ है, आपका बिल्कुल बात ठीक है। सबसे बड़ा अभी यही बात करने की तरफ आ रहा था कि जब से स्कूल बंद है,
अमेरिका में एक सर्वे किया गया है कि बच्चों में, टीन एजर्स में सुइसाइड रेट बहुत ऊपर चला गया। आप एक बच्चे की आप और सब, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, हम सब लोग डिप्रेस हैं कोरोना की वजह से। हम सब की आज़ादी मफलूज हो चुकी है। हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, हम मिल नहीं सकते, घर में बैठना है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, ये ज्यादा लिमिटेशंस हुई। देखें, इंसान की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है फ्रीडम की, आज़ादी। जब उसकी आज़ादी सलब कर ली जाएगी, उस पर डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन का रिएक्शन अब वो किस तरीके से करता है, ये सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि उस सोसाइटी कितनी एजुकेटेड है, कितनी सिविलाइज्ड है। अमेरिका में उसका अजीब सा आ रहा है बाहर। यहाँ पे ये देखा गया कि बड़े शहरों में कार जैकिंग बढ़ चुकी है, और हमारे लिबरल जो लोग हैं वो उसको ये कहते हैं कि शायद ये स्कूलों वाले बच्चे, टीनेजर घरों में बैठे बोर हो चुके हैं और ये लोगों की गाड़ियां छीन रहे हैं। ये एक्सक्यूज तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट है। पाकिस्तान में इसका किसी और तरीके से इम्पैक्ट होगा, बल्कि मेरे ख्याल में हो रहा है। आपने देखा होगा कि रिसेंट 3-4 वाकयात, हजारा का वाकया हुआ तो उस पर रिएक्शन क्या था, और इस तरह के वाकयात, मेरे ख्याल में इसको आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि इट्स रिलेटेड टू द कोविड डिप्रेशन। अच्छा, साजिद साहब एक चीज और बताइएगा, मुआशी दबाव जो इस वक्त पाकिस्तान समेत शायद पूरी दुनिया उस मुआशी दबाव का शिकार हो रही है, तो इसका क्या हल निकलेगा? क्या हमें अपनी जो लाइफ है, अपने जो कारोबार हैं, उनको रीथिंक करना पड़ेगा, रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी, या तमाम ममालिक को अपनी एक खुद इन्हसारी जो होती है, मुआशी खुद इन्हसारी, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा? क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है कि फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं, राब्ते खत्म हो जाते हैं, और सोशल डिस्टेंस की वजह से आप लोग कहीं आ जा नहीं सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमें नई चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, ये तमाम ममालिक, तमाम दुनिया में? बिल्कुल, इसमें बेशक पूरी दुनिया को इसका हल निकालना पड़ेगा, पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा, बल्कि नए बिजनेस मॉडल्स आएंगे, हमारे ट्रैवलिंग के तरीकाकार बदलेंगे, हमारे जिस तरह मैंने आपको बताया पाकिस्तान में शादियां, लोगों, अभी हमारे कल्चर में आएगा ये कोरोना का इम्पैक्ट जो है। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, बल्कि पाकिस्तान में मैं हमेशा ये, मुझे अफसोस ये होता है कि मैं इसी वजह से, पाकिस्तान के हालात की वजह से मैं अमेरिका में बैठा हूं। 73 साल से पाकिस्तान के हालात यही हैं। मैंने आज तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं होते देखी। मुझे खान साहब तब्दीली का नारा लगा के आते देखे, इनकी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। लेकिन अफसोस के साथ खान साहब ने भी, अकाउंटेबिलिटी एक मेजर मैंडेट था खान साहब का, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट भी यही था कि अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि कौम चाहती थी अकाउंटेबिलिटी। अब लोग मास्टर डिग्री के साथ बेरोजगार फिर रहे हैं, और बहुत ज्यादा फिर रहे हैं, और वही लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करते थे, नौजवान पाकिस्तान के। लेकिन वो भी अब मायूस नजर आ रहे हैं, उनको भी कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। पाकिस्तान की करप्शन पे हाथ नहीं डाला जा सका। आपकी पीडीएम के पीछे सिर्फ और सिर्फ करप्शन का, पैसे का कुछ छुपाने का ऑब्जेक्टिव था, लोगों को वो भी निकाल नहीं सके। पीडीएम की आपने बात की, तो पीडीएम के साथ आपको देखा होगा आपने, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो शो हमने सड़कों पर देखा है, जो कुछ वहां पर किया गया, सरकारी इदारों के साथ जिस तरह से बिहेव किया गया, फिर एक ऐसी जमात को सियासी सरगर्मियों की इजाजत देना, इलेक्शन की इजाजत देना, उनके 2 अरकान का इलेक्ट होकर कौमी असेंबली का मेंबर भी बन जाना, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? और जो वाकयात यहाँ पर हुए उसमें भी ज्यादातर नौजवान शामिल थे, और देखा जा सकता है कि उनकी उम्रें ज्यादा नहीं थी जो यहाँ पे शरपसंदी की गई, वो जो लोग उसमें मुलविस थे। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हर मुसलमान जो होता है वो आशिक़ रसूल होता है। सारा पाकिस्तान, सारी मुस्लिम उम्मा जो है वो आशिक़ रसूल है। नौज़ बिल्लाह, कोई भी मुसलमान ये नहीं सोच सकता कि हमारे पैगंबर के उनके बारे में कोई खाका बनाया जाए या बेहुरमती की जाए, या इस तरह की, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में देखें, हम जो भी गड्ढे खोदते हैं सबसे पहले उसमें खुद गिरते हैं। अफगानिस्तान का हमने वो सारा कुछ जो किया, वो पाकिस्तान का उस पर इम्पैक्ट। अब मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में ये कहूंगा, इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय है। कई लोग समझते हैं एजेंसियों की क्रिएटेड थी, एजेंसियों की वजह से फैजाबाद आती थी। अब यहाँ पे मैं जो टीएलपी को पूरे तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये भी देख रहा था कि खान साहब खुद इसको सपोर्ट करते रहे हैं। शेख रशीद साहब की पुरानी तकारीर सुन रहा था, वो भी इसको सपोर्ट करते रहे हैं।
بالکل 2018 میں. لیکن بالکل 2017 میں 18 میں. لیکن ایک بات کا مجھے دکھ ضرور ہوا ہے کہ ایک عاشق رسول دوسرے عاشق رسول کو اس طرح مار رہا ہے. میں خاص کر یہاں پہ ایک انسان کا نام لینا ضرور سمجھوں گا جس کے بارے میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے اور دکھ ہوا ہے. علی عمران، ایک کانسٹیبل، شالیمار تھانہ لاہور میں. اس کو قتل کیا گیا. قتل تو نہیں میں کہوں گا، شہید کہوں گا، کہ یونیفارم میں اپنے بچوں کے لیے روزگار کما رہا تھا وہ. اس کی سٹوری جب میں نے یہ پڑھی تھی کہ وہ کس طریقے سے پولیس میں آیا، 2 بچے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور 1 بیوہ اور ایک جوان والد آلموسٹ چھوڑ کے وہ دنیا سے جا چکا. واحد سورس آف انکم تھا وہ بھی عاشق رسول تھا. ایک عاشق رسول نے دوسرے عاشق رسول کا خون کیا ہے. اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے. اسلام جو ہے وہ تو انسانیت، محبت، رواداری اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے، اور اسلام نے تو ہر جگہ پہ بندوں کے حقوق سب سے پہلے رکھے ہیں. میں سب سے پہلے کنفیوز اس بات پہ تھا کہ ہمارے افغانستان میں اور پاکستان میں جو دہشت گرد ہوتے تھے وہ بھی کلمہ گو ہوتے تھے، ان کو مارنے والے بھی کلمہ گو ہوتے تھے، اور دونوں کلیم کرتے تھے وہ بھی کلمہ گو تھے، وہ بھی اور شہید دونوں کلیم کرتے تھے کہ شہادت ہے. میں آج تک اس پہ کنفیوز رہا ہوں کہ اس میں سے شہید کون ہے. لیکن آج پھر کنفیوز ہوں کہ ان 2 میں سے عاشق رسول کون سا سچا عاشق رسول تھا، مارنے والے تھے یا وہ دوسرا جو یونیفارم میں تھا. یہ میرے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اور خدا را میں اب تھوڑا سا بتا، 5 بندے شہید ہو چکے ہیں، 600 بندے زخمی ہیں، 200 کی حالت کریٹیکل ہے، 30 پولیس کی گاڑیاں جلا دی جا چکی ہیں. میں اس پہ صرف، اس سے کسی ملک کا کوئی نقصان نہیں ہوا سوائے پاکستان. میں اس پہ صرف لشکر لبیک والوں کو، میں تحریک والوں کو بلیم نہیں کروں گا. میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیم کروں گا کہ جنہوں نے کبھی ان کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا، اور آج وہ پاکستان اسی کریشن میں جل رہا ہے. اچھا ساجد صاحب یہ بتائیں گے کہ تحریک لبیک پر پابندی لگ گئی، ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ اب ٹی وی پر نہیں دکھا سکتے ہیں، ان کو کوریج نہیں دے سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پابندی مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، پابندی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. پابندی تک پہنچے کس طریقے سے؟ آپ کے رولز ریگولیشن کیوں نہیں پہلے اپلائی کرتے؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دوسری چیزیں سو رہی تھیں اس پوائنٹ پر پہنچنے سے پہلے. آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی پرائورٹیز کیا تھی؟ میں اسی لیے تو میں نے کہا کہ میں صرف ان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، میں سارے پاکستان کو، میں ہر پاکستانی کو بلیم کروں گا جو پاکستان میں رہ رہا ہے کہ آج حالات اس طرح کے پیدا کیوں ہوئے ہیں. کون سچا عاشق رسول ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ کون بانٹتا ہے کہ کون اچھا مسلمان ہے؟ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا، کل میری نظر سے ایک مستنصر حسین تاڑ صاحب کی ان کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آج کل بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ہاں جی آپ نے نماز پڑھ لی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے عمرہ کر لیا ہے، آپ نے حج کر لیا ہے. ہم ہر ایک بندے کے، انسان کی جیب میں ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اچھے مسلمان کو دینے کے لیے، حالانکہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. آپ کو ایک دوسرے سے پوچھنا کیا چاہیے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ نے کچھ کھایا ہے، آج آپ ڈپریس نظر آ رہے ہیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، آپ کل کہاں تھے، آج کہاں تھے. یہ خدائی چیزیں جو معاشرے کے اصول جو ہیں، جی بالکل، یہ جو ایک دوسرے سے پوچھنا کہ روزہ رکھا اور جس نے نہیں رکھا کو اس کو فوراً کہہ دینا ہے تو مسلمان ہی نہیں، یہ ایک ایز اے سوسائٹی میرے خیال میں ہم نے نکلنا چاہیے. اب میں یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں گا، میں خاص کر اس حوالے سے، فرانس کے حوالے سے. سب سے پہلے تو پاکستان کی ایمبیسی میں، پیرس میں ہمارا کوئی ایمبیسڈر موجود ہی نہیں ہے. سب سے بڑی تو ناکامی آپ کی یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایمبیسڈر اس وقت پیرس میں بیٹھا ہی نہیں ہے جو آپ کی پالیسی، آپ کی فارن پالیسی کو فرانس تک بتا سکے یا احتجاج ریکارڈ کرا سکے. آپ کی نہلیوں میں سے ایک نہلی تو یہ ہے کہ آپ قاصر ہیں. دوسری میں سب سے بڑی بات بتانا چاہوں گا کہ ان پاکستانیوں کو سوچنا یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ امپورٹ چیزیں فرینچ پروڈکٹس کون امپورٹ کرتا ہے؟ وہ ٹرکی کرتا ہے اسلامک ملکوں میں سے. انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا پروڈکٹس کا. حال اس طرح ہوتے ہیں، اپنا احتجاج اس طریقے سے ریکارڈ کراتے ہیں. یہ اور دوسرا اور جی کل ایک اور چیز میں نے بھی پڑھی کہ اگر آپ نے نقصان دینا ہے تو پاکستان کو نہ دیں، آپ اپنے گھر سے فرانس کو نکالیں. آپ شیمپو فرانس کے استعمال کر رہے ہیں، آپ پروڈکٹ ساری وہاں کی استعمال کر رہے ہیں، میک اپ آپ کے گھر میں میڈ ان پیرس چل رہا ہے،
اور آپ انہی کے خلاف اٹھ کے آپ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ منافقت ہے, یہ آپ کی جو کہا جا سکتا ہے کہ ریالٹی جو ہے وہ نہیں ہے, آپ منافقت سے کام لے کر زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ سننے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ فرانس میں اپراکسیمیٹلی 2400 مساجد موجود ہیں, 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ پاکستانی موجود ہیں, اور آپ کے ریلیشن شپ فرینچ, اور آپ کا قرضہ, آپ نے بہت زیادہ پیسہ ان سے لے رکھا ہے. میرا مقصد ہے آپ یا تو اپنا گھر پہلے ٹھیک کریں, آپ اپنے معاملات کو پہلے ٹھیک رکھیں. آپ ادھار لینے والے کنٹریز میں اوپر والے نمبروں پہ آتے ہیں. آپ فراڈ اور آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حساب سے آپ مسلسل نیچے جا رہے ہیں. آپ کے اندر, آپ پہلے خود دیکھیں آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں. آپ خود اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ آپ اسلام کی اقدار پہ پورے اتر رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, آپ اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں آپ. تو اس کے بعد دوسری چیزیں دیکھیں. تو یہ اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر مسلمان عاشق رسول ہوتا ہے. یہ ایک بہت سینسیٹیو میٹر ہے, اور میرے خیال میں اس کو سڑکوں پہ آ کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی میرے خیال میں توہین ہے ہمارے نبی کی, کہ آپ نے جس طریقے سے ایک عاشق رسول نے دوسرے عاشق رسول کا قتل کیا ہے. اچھا, آپ نے تنزلی کی بات کی, تو ایک اور تنزلی جو ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. بات ہے کھیل کی. آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ فیفا کی جانب سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے اوپر دوسری مرتبہ پابندی کا اندیا دیا گیا ہے کہ اگر سیاسی مداخلت جو ہے اس میں بند نہ ہوئی تو دوبارہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان میں جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا, پاکستان میں سب سے ہر چیز میں سیاسی نہیں ہے, میں بلکہ کرپشن کہوں گا. سیاسی بھی کرپشن ہی ہوتے ہیں. ہماری سیاست بھی تو ساری کرپشن کی پیداوار ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ اس میں تو بالکل کوئی کہا ہی نہیں جا سکتا نا. یہ تو ایک پاکستان میں فیشن ہے کہ 5 کروڑ کا الیکشن ہے تو 15 کروڑ بنانا جو کاروبار بن چکا ہے. اس کو میں تو سیاسی پارٹیاں بھی یہ سیاسی نہیں ہیں. لیکن سپورٹس کے حوالے سے دیکھیں, اس وقت جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے وہی ایک سپورٹس مین تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے, کرکٹ ٹیم پہ کچھ بہتری آئی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں آئی ہے. دیکھیں, پہلے مشہور تھا کہ پہلے سفارشی جا کے کھیلتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ تھا کہ وہ بالیں بیچتے ہیں, پھر وہ اپنے سکور بیچتے ہیں. تو یہ اصل میں ہر بال سٹ لگتا ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ ہماری ہر چیز کو اگر موڑ توڑ کے فارن پالیسی کو پکڑ لیں, آپ معاشی پالیسی کو دیکھ لیں. آج آپ کے میرا خیال میں اس دفعہ کے تیسرے چوتھے آپ کے فائنانس منسٹر چینج ہو چکے ہیں آج. تو یہ سارا ایک اس طریقے سے مذاق بن چکا ہے کہ کوئی خاص سٹیپ نہیں لیے جا رہے. میرے خیال میں خان صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کی لیگسی چھوڑ کے جائیں گے. جو وہ تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئے تھے, آج لوگوں کو کس طرح دوبارہ ان کے سامنے جائیں گے, ووٹ کس طرح مانگیں گے دوبارہ ان سے جا کے. اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس جو ہے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگ اداروں کا نام لے کے ان کو بلیم کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں بھی تو پاکستانی ہے. ان میں کوئی آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی عدلیہ کو باہر سے نہیں آئی, وہ بھی پاکستانی ہے, آپ کے مسلمان بھائی ہیں. لیکن وہ کیوں نہیں چینج چاہتے؟ وہ ان کے اندر مادر ملت کے لیے دکھ درد کیوں نہیں ہے؟ وہ میں جس طرح پہلے کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ کنٹری چائنا کو دیکھ کر خود اپنے بچے نیو یارک اور انگلینڈ میں پڑھا رہے ہیں, پراپرٹیاں بھی یہیں خرید رہے ہیں, اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی طرف ان کا. جی بالکل, بہت شکریہ ساجد تارڑ صاحب. جو لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں, اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, جس تبدیلی کا نعرہ انہوں نے لگایا, اگر وہ تبدیلی حقیقی معنوں میں نہیں لا سکیں گے تو وہ کس منہ سے عوام کا سامنا کریں گے؟ ساجد تارڑ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ویورز, ہمیں آپ کے جو خیالات ہیں, جو ہمارے پروگرام کے بارے میں ویوز ہیں, ان کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام میں ہم کچھ اور ٹاپکس کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گے. آپ کے سامنے اس وقت تک کے لیے بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.